डिस्क्लेमर, ये नॉवल रेवरेंड इंसैनिटी है और इसका ऑथर गुजेन रन है। मैं इस नॉवल का ना ही मालिक हूँ ना ही लेखक हूँ। वार्निंग, ये नॉवल हमें एक्सट्रीम वायलेंस से रूबरू कराता है और इसमें हमें मॉरल एथिक्स पे भी सवाल उठते हुए दिखते हैं। और तो और इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और इसका थीम बहुत ज़्यादा डार्क है और इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें भरी पड़ी हैं। प्रोटैगनिस्ट रेवरेंड इंसैनिटी का मेन कैरेक्टर फेंग युआन, जो एक रूथलेस, मैनिपुलेटिव और मोरली एम्बिगुअस कैरेक्टर है। ये जान लो कि वो कोई हीरो नहीं है। फेंग युआन ना ही मर्सी को जानता है ना ही काइंडनेस को। ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। नॉवल और ये वीडियो उसके एक्शन को प्रमोट या ग्लोरीफाई नहीं करता, बल्कि ये हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाता है जो सर्वाइवल और एम्बिशन से जुड़ा है। अगर आपको हीरो जैसे कैरेक्टर पसंद है तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। व्यूअर, अगर अभी भी आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 129 चेनसो गोल्डन सेंटिपीड। जब फेंग युआन उठा तब तक दूसरे दिन का दोपहर हो चुका था। उसका सर दर्द चला गया था और उसका तेज दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने बिना सोचे अपना कान छुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कल रात उसका कान कटा ही नहीं था। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरा और एक आईना ढूंढा ताकि खुद को देख सके। आईने में एक जवान लड़के का चेहरा दिखाई दिया। वो खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन उसकी गहरी अंधेरी खाई जैसी आंखों ने उसे आम लोगों से अलग बना दिया, जो एक खास ठंडा और करिश्मा दिखाता था। उस जवान लड़के के कान बिल्कुल दूसरों जैसे ही थे। कल रात जब उसने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास लगाया था तब फेंग युआन का दाहिना कान मोटा और भद्दा हो गया था, इतना कि वो लटक कर उसके चिन तक पहुंचने वाला था। लेकिन अब उसका कान बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका शरीर और अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास एक दूसरे से तालमेल बना चुके थे। फेंग युआन ने सोचा और उसके एपर्चर से एक छोटी सी रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस उसके शरीर में बह रही थी। उसके दाहिने कान की तरफ बहने लगा। तुरंत ही उसकी सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसे अनेक कदम की आवाज सुनाई देने लगी। भले ही वो दूसरी मंजिल पर था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे वो सीधे जमीन पर कदम रख रहा हो। फेंग युआन ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे उसकी प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल होती गई, उसकी सुनने की शक्ति तेज होती गई। आईने में उसके कान से जड़ें निकल रही थी। ये जड़ें 1000 साल पुरानी जिंगशन की जड़ों की तरह थी, जो उसके कान से बाहर निकल रही थी, लगातार लंबी हो जा रही थी और जमीन की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही उसका ध्यान कान की तरफ गया। ऐसा एहसास हो रहा था कि उसका कान मोटा हो रहा हो। फेंग युआन ने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एक सेकंड के अंदर उसके कान से निकल रही जड़ें वापस आ गई और उसके दाएं कान की तरफ गया और वापस से नॉर्मल हो गया। जाहिर सी बात है, उसकी सुनने की शक्ति वापस नॉर्मल हो गई। इस तरह अब मेरे पास एक रिकॉन टाइप गू है। फेंग युआन ने अपने ऊपर की शर्ट पहनी और बिस्तर के नीचे से एक पानी का बर्तन निकाला। कल रात खून मिला पानी अंदर डाले गए कोयले की वजह से काले और गंदे पानी में बदल चुका था। अंदर खून में डूबा हुआ टॉवल अभी भी वैसा ही था। पहले उसमें लाल रंग के साथ थोड़ा सफेद रंग भी दिख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से काले रंग में बदल चुका था। इसे देखकर आसानी से लग सकता है कि ये रसोई में तेल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है। ये बर्तन जब बाहर ले जाया जाएगा तो चाहे किसी के सामने भी इसका पानी गिरा दिया जाए, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। मौका सही देखकर फेंग युआन एक बार फिर चट्टान के दरार वाली गुप्त गुफा में घुस जाता है। इस बार वो खाली हाथ नहीं गया, बल्कि बाहर से एक छोटा हिरन पकड़कर लाया। उसने उसके चारों पैरों को बांध दिया और एक स्टील का कॉन्ट्रैप्शन उसके मुंह पर लगा दिया ताकि वो चीख ना सके। फिर उसने स्टेल्थ स्किल गू का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदगी छुपा ली और हिरन को लेकर चट्टान के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने जल्दबाजी में दरवाजा नहीं खोला, बल्कि पहले अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल किया। उसके कान से जड़ें बाहर निकलने लगी और उसकी सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ गई। हल्की फुल्की आवाज उसके कानों तक पहुंचने लगी। सबसे पहले उसने एक हल्की आवाज सुनी, एक धीरे धड़कते दिल की धड़कन। जैसे जैसे जड़ें और लंबी होती गई, दिल की धड़कन और तेज होती गई और जहाँ से आवाज आ रही थी वो भी
बढ़ने लगी। फेंगियान को बिना सोचे ही समझ आ गया कि ये धड़कन रॉक फॉरेस्ट में रहने वाले जेडाई स्टोन मंकी की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में कल्पना करने लगा कि इन आवाजों के मालिक अपनी गुफा में छुपे हुए हैं, गोल मटोल बनकर सो रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं था जो वो जानना चाहता था। वो सुनता रहा। उसका ध्यान दाएं कान की तरफ गया। कान हल्का सा मोटा होने लगा और उसके कान से निकल रही जिनशिंग जैसी शाखाएं लगभग आधा मीटर लंबी हो चुकी थी, जैसे उसमें अलग ही जीवन आ गया हो। ये जड़ें धीरे धीरे चट्टान के दरवाजे तक बढ़ गई और हल्का सा अंदर घुस गई। इस पल फेंगयुआन को महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ गई। वो अपने आप को बीच में महसूस कर रहा था और 300 कदम के दायरे में आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकता था। यही था अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का असली इस्तेमाल। विलेज में जो कुछ उसने किया वो सिर्फ छोटा सा टेस्ट था। अगर अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास की जड़ें जमीन से ना जुड़ी होती तो रैंक 2 रिकॉन गू के इस्तेमाल में ये सिर्फ एक मामूली गू होता। लेकिन ये जड़ें जैसे ही जमीन को छू लेती हैं, इसका रेंज जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल समझने लायक बात थी। अर्थ पर थ्योरी ये थी कि साउंड की स्पीड उसके चैनल पर निर्भर रहती है। जमीन या पानी में साउंड की स्पीड हवा के मुकाबले कई ज्यादा होती है। प्राचीन चाइना में जंग के दौरान कुछ सोल्जर सोने के समय लकड़ी के तीरदान का तकिया बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही घुड़सवार सेना हमला करती, सोल्जर जमीन से आने वाली आवाज सुनकर तुरंत जाग जाते। अगर वो सिर्फ हवा में फैलने वाली आवाज का इंतजार करते तो उनके पास तैयार होने का समय नहीं होता। जड़ें चट्टान के दरवाजे के अंदर घुस गई और फेंगयुआन तुरंत ही उसके पीछे होने वाली हलचल की आवाज सुन सकता था। ये बहुत ही बिखरी हुई और उलझन भरी आवाज थी, लेकिन बहुत ही लगातार सुनाई दे रही थी। इस शोर के मुकाबले स्टोन मंकी की धड़कन एक ढोल की तरह लग रही थी। अगर कोई नया व्यक्ति पहली बार अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का इस्तेमाल करता तो यह सुनकर हर तरह से अनुमान लगाता। लेकिन फेंगयुआन के लिए ये आवाज बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक थी और सिर्फ थोड़ी देर सुनने के बाद उसने आईब्रो ऊपर किया। उसने चट्टान का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। चट्टान का दरवाजा भारी था, लेकिन अब जब उसके पास तो जंगली सूअर जितनी ताकत थी तो ये काफी आसान हो गया। चट्टान का दरवाजा खुला और उसके सामने एक अंधेरी लंबी सुरंग दिखाई दी जो सीधा किसी अजनबी दुनिया की तरफ जा रही थी। फेंगयुआन ने पकड़े हुए हिरन को खोल दिया और सुरंग के अंदर फेंक दिया। छोटा हिरन बहुत समझदार था। अंधेरी सुरंग के आगे के खतरे को महसूस करते ही उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फेंगयुआन को घूरने लगी, जिसमें डर और गुहार की झलक दिख रही थी। फेंगयुआन ने नाक से हल्की आवाज निकाली और एक मून ब्लेड फेंक दिया। ये मून ब्लेड जानबूझकर छोटा रखा गया था, जो सीधा वर्टिकल काटा और छोटे हिरन के शरीर पर एक हल्का घाव बना दिया। उसके घाव से खून बहने लगा और छोटा हिरन फेंगयुआन से डर के मारे वो तुरंत अंधेरी सुरंग में भाग पड़ा। जल्दी ही अंधेरा उससे पूरी तरह से निकल गया। फेंगयुआन ने दोबारा अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास को इस्तेमाल किया। इस बार जड़ें सुरंग की दीवारों में घुस गई। उसकी सुनने की शक्ति और तेज हो गई और सबसे पहले उसने छोटे हिरन के कदमों की आवाज और उसके धड़कन और कुछ नई अजीब सी आवाजें सुनी। गोल्डन सेंटीपीड की गुफा बहुत ही खतरनाक है और इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अर्थ कम्युनिकेशन गू। फेंगयुआन को दिल ही दिल में समझ आ गया कि ये आवाजें एक सेंटीपीड की हरकतों की हैं। उसके कान में छोटे हिरन के चीखने और गूंजने की आवाजें आ रही थी। साफ था कि वो गुफा के अंदर जा चुका था और सेंटीपीड से टकरा गया। फेंगयुआन अपने मन में क्लियरली देख सकता था। घबराया हुआ हिरन सेंटीपीड के झुंड के हमले से घिर चुका था। ये कीड़े उसे पूरी तरह से ढक चुके थे। डर के मारे हिरन पलटकर बचने की कोशिश कर रहा था। अपनी छोटी टांगों से लात मार रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मौत उसके करीब आ रही है। वो दुख भरी चीखों से मदद की गुहार लगा रहा था। बेहिसाब सेंटीपीड उसके शरीर पर चढ़ गए। छोटा हिरन जमीन पर गिर गया और उलट पलट कर तड़पने लगा। कुछ देर बाद ही उसकी धड़कन थम गई। सेंटीपीड की सेना उसके शरीर पर चिपक कर उसका मांस खाने लगी। फेंगयुआन की निगाह चमक उठी जब उसने खास आवाज सुनी। ये आवाज एक भिनभिनाहट की तरह थी, जैसे कोई चेन सो चालू हो गया हो। इसमें अलग ही घमंड, दबाव और जंगली ताकत भरी हुई थी। और कोई नया व्यक्ति ये आवाज सुनता
सुनता तो वो जरूर उलझन में पड़ जाता, लेकिन फेंग युआन के एक्सपीरियंस के साथ उसने तुरंत ही इस आवाज की असलियत का अंदाजा लगा लिया। रैंक 3 का वाइल्ड गुवर्म चिंसो गोल्डन सेंटापीड। ये था सेंटापीड झुंड का राजा, सेंटापीड गुफा का असली भयानक कातिल। फेंग युआन बिल्कुल साफ तौर पर कल्पना कर सकता था। 1 मीटर से ज्यादा लंबा, 2 मुट्ठी जितना चौड़ा, गुफा के अंदर लिपटा तार और सरकता हुआ चिंसो गोल्डन सेंटापीड। उसके शरीर के दोनों तरफ एक लाइन में चिंसो जैसे दांत हैं। जैसे ही वो हिलता, चिंसो जैसे दांत भी तेजी से घूमने लगते, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक चिंसो की तरह। चिंसो गोल्डन सेंटापीड के आते ही सेंटापीड की सेना एकदम शांत हो गई। वो भयंकर तेजी से आगे बढ़ा और जहाँ भी गया छोटे सेंटापीड रास्ते से हट गए, जिससे छोटे हिरन का आधा बचा हुआ शरीर दिखाई देने लगा। वो हिरन के शरीर पर चढ़ गया, अपना मुंह खोलकर उसका खून और मांस निकलने लगा। जब हड्डियों तक पहुंचा तो अपने शरीर से लिपट लिया और अपने चिंसो जैसे दांतों से उन पर हल्के से घिसना शुरू कर दिया, जिससे हड्डियां आसानी से चूर चूर होकर पाउडर बन गई। व्हाइट जेड गू की डिफेंस भी इस चिंसो गोल्डन सेंटापीड के हमले को नहीं झेल सकती। तो इसका मतलब ये है कि फ्लावर वाइन मंक का इरादा मुझे अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल कर सेंटापीड से बचने का था, लेकिन मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिकेडा है, तो इस चिंसो गोल्डन सेंटापीड को कंट्रोल करना नामुमकिन नहीं है। फेंग युआन के मन में ये सोच आई। वो इस शिकार को देखकर बड़ा खुश था। चिंसो गोल्डन सेंटापीड एक शानदार गुवर्म है। अगर ये उसके कब्जे में होता तो ये उसके लिए एक और शक्तिशाली हमला करने का तरीका बन जाता। बस एक प्रॉब्लम थी, इस चिंसो गोल्डन सेंटापीड को कंट्रोल करने के लिए रैंक 4 गो मास्टर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। पकड़ना और मारना 2 अलग चीजें हैं, जिसमें पहला काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरे के मुकाबले वाइल्ड गुवर्म बहुत चालाक होते हैं, और अगर चिंसो गोल्डन सेंटापीड को जरा भी शक होता तो वो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर भाग जाता। अगर किसी को मास्टर के पास जमीन में घुसने का तरीका ना हो तो वो इसका पीछा कैसे करेगा। लेकिन फेंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिकेडा था, इसलिए जैसे ही वो गोल्डन सेंटापीड को पकड़ लेता और हल्का सा स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की ओरा छोड़ता तो ये गुवर्म डर जाता और हिलने की भी हिम्मत नहीं करता। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा रैंक 6 का गू है और इसका ओरा रैंक 1 से रैंक 4 तक के गुवर्म्स के लिए बड़ा भयानक होता है, लेकिन रैंक 5 के गुवर्म्स पर इसका असर कम हो जाता और किसी भी दूसरे रैंक 6 गू के सामने तो इसका कोई भी रोक टोक का असर नहीं होता। ये घटना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन असल में इंसानों का समाज भी कुछ ऐसा ही है। जो इंसान ब्रिलियंट होते हैं, लोग उनसे एनवी, वर्शिप और एडमायर की नजर से देखते हैं, लेकिन जो बस थोड़ा बेहतर ऊंचाई पर होता है, लोग उन पर प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करते हैं और ज्यादातर ये कंपटीशन और जेलेसी में बदल जाता है। मैं अभी सिर्फ रैंक 2 मिडल स्टेज पर हूँ, इसलिए इस रैंक 3 चिंसो गोल्डन सेंटापीड को कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन अभी थोड़ा ये जल्दी होगा। फेंग युआन ने सिचुएशन को देखा। रैंक 2 के गू मास्टर के लिए सबसे सूटेबल और प्रॉफिटेबल ये होता है कि वो रैंक 2 के गुवर्म्स का ही इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ रैंक 2 गू मास्टर के पास रैंक 3 और रैंक 4 के गुवर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। सबसे पहली बात, हायर रैंक गुवर्म उसे खिलाने का खर्चा उठाना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, इनका इस्तेमाल करना और एक्टिव करना भी मुश्किल हो जाता है और ज्यादा प्राइमेवल एसेंस लगता है, जैसे एक छोटा बच्चा एक बड़ी हथौड़ी उठाने की कोशिश करे। अगर जबरदस्ती करेगा तो वजन के कारण उसकी अपनी मांसपेशियां खिंच सकती हैं, या फिर गलती से अपने पैर ही पर मार बैठेगा। डियरलिंग ने पूरे झुंड को अलर्ट कर दिया है और इन सेंटापीड को शांत होने में 10 से आधा महीना लग सकता है। मेरी टेस्ट के बाद जो विचार मेरे मन में था वो अब क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन अभी हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों ना थोड़ा धीरज रखा जाए और इसे कुछ समय दिया जाए। ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। फेंग युआन ने अपने विचारों को रोक दिया और दोबारा रॉक डोर बंद कर दिया। फिर स्टील स्केल गू का इस्तेमाल करके वो वहाँ से निकल गया।